अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ES अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 के MCQs और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ न्यूमेरिकल शेयर करूंगी। तो चलते हैं अपनी बुक को देखते हैं। बुक में जो MCQs गिवन हैं अपनी बुक को अपने साथ रखा करें, क्योंकि मोस्टली जो है वो जो भी करेक्शन होती है वो मैं साथ साथ करवाती रहती हूँ ताकि आपको दोबारा से प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं MCQs को देखते हैं। नंबर 1 MCQs है यहाँ पे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड। जो फिज़िक्स की ब्रांच डील करती है चार्जेस से जो कि रेस्ट में हो तो उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है, क्वांटम कहा जाता है या फिर मैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। कोई भी चार्ज जो कि रुका हुआ है वो फिज़िक्स की कौन सी ब्रांच होती है? वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं और वो रेस्ट में हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाएगा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 1 मीटर वुड बी। तो ये न्यूमेरिकल है, इसको हम डेटा बना के सॉल्व करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको गिवन ऑप्शंस में से देखेंगे हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन में मौजूद है या नहीं है। तो चलते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा। दूसरा MCQ सॉल्व कर रहे हैं गिवन डाटा। ठीक है, गिवन डाटा अगर हम लिख लेंगे ताकि हमें जो चीज़ें गिवन हैं उससे हमें आइडिया हो जाएगी कि हम कौन सा फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है। एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखें कि जो हमें यूनिट चार्ज दिया हुआ होता है, मोस्टली MCQs में लिखा हुआ होता है यूनिट चार्ज। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 1 कूलम चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 1 कूलम चार्ज यानी कि यूनिट चार्ज की बात करिए तो 1 कूलम चार्ज और चार्जेस हो गया तो दोनों की बात की है, यानी कि 2 जो है चार्जेस यानी कि 2 जो है हम Q ले लेंगे। अगर यूनिट चार्ज लिखा हुआ है दैट मीन्स जस्ट Q1 जो है वो हम 1 कूलम लेंगे, और अगर चार्जेस लिखा हुआ है तो Q2 भी हम ऑटोमेटिकली 1 कूलम ही लेंगे। तो जैसा कि हमारे न्यूमेरिकल में भी यूनिट चार्जेस लिखा हुआ है तो हम Q1 और Q2 दोनों ही 1 कूलम्स ले लेंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे के बाद K हमें कांस्टेंट पता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? K इज़ इक्वल्स टू क्या होता है? 9 एक्सपोनेंशियल 9, और उसके यूनिट भी मीटर न्यूटन मीटर पर सेकेंड पर कूलम स्क्वायर हम यहाँ पे लगा देंगे। और उसके बाद R जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस यानी कि 1 मीटर दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे टू फाइंड, यानी कि हमने फाइंड क्या करना है? टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे कि हमने जो है वो फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, F फाइंड करना है। अब F फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है, सॉल्यूशन लिखेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे F इज़ इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2। ठीक है, ओवर क्या आ जाएगा? R स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज इजीली डाल सकते हैं। F इज़ इक्वल्स टू R की जगह डालेंगे 1 का स्क्वायर, K की जगह हमारे पास वैल्यू गिवन है 9 एक्सपोनेंशियल 9, Q1 भी 1 है और Q2 भी हमारे पास 1 है। तो इसको सारी चीज़ों को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 एक्सपोनेंशियल 9, क्योंकि कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही वापस आ जाएगी, और कोई भी चीज़ अगर 1 से डिवाइड होगी तो भी वही रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और अगर हम इसको डिवाइड कराएंगे 1 से तो यही रहेगा। इसका यूनिट भी साथ साथ लगा देते हैं, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अब देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो इससे मैच करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? कूलम कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू K की है विच इज़ कूलम कांस्टेंट, एग्जैक्टली वही वैल्यू हमारी फोर्स की भी आई है। तो हमारे पास जो है वो सेकेंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कूलम कांस्टेंट, COULOMS, कॉलम्स कांस्टेंट, विच इज़ ऑप्शन डी। ठीक है, तीसरा देखते हैं। थर्ड हमारे पास है कूलम्स लॉ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स विद। कूलम लॉ जो है वो किससे रिजेंबल करता है? रिजेंबल का मतलब ये है कि मिलता जुलता है। तो वो किससे मिलता जुलता है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल से। जिन बच्चों ने ये 9 मैट्रिक में भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनको पता होगा कि ये कौन सी डेरिवेशन की मैं बात कर रही हूँ। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ऑप्शन बी। ठीक है, दोनों सिमिलर हैं
वहाँ पे हम मास की बात करते हैं, यहाँ पे हम जो है वो चार्जेस की बात करते हैं। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 है इफ़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज़ F न्यूटन देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एट द सेम डिस्टेंसेस। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर फोर्स जो है दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान वो F न्यूटन है, तो प्रोटॉन्स के दरमियान जो है वो सेम डिस्टेंस पे कितनी फोर्स होगी। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करके उसको बताना है। तो इसके लिए हम सिचुएशन लगाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास कि वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम है डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन्स का, यानी कि डिस्टेंस हम यहाँ पे r से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे फोर्थ हम कर रहे हैं, डिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन का बराबर है डिस्टेंस जो है वो प्रोटॉन के, तो इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, चार्जेस। ठीक है, यानी कि अगर दो प्रोटॉन्स की बात करें तो वो इतने डिस्टेंस पे हैं और सेम ही डिस्टेंस पे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, दोनों का डिस्टेंस जो है वो बराबर है। और हमें पता है कि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है वही चार्ज जो है वो प्रोटॉन का भी होता है। तो दोनों को हम लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे -QE से डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, और वो बराबर किसके है, प्रोटॉन के चार्ज के, विच इज़ 1.6 एक्सपोनेंशियल 16। ठीक है, 16 और कूलम भी लगाएंगे। ठीक है, दोनों के ही जो है हमारे पास सेम ही होती है, जस्ट साइन का फ़र्क होता है। यानी कि Q अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें -1.6 आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो माइनस आता है, और इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन की बात करें तो वो 1.6 यानी कि पॉजिटिव का होता है। दैट्स वाई हमने जो है दोनों की वैल्यू ली है और इलेक्ट्रॉन के साथ मैंने माइनस लगाया है। इसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स के लिए हम क्या लगाएंगे, फोर्स फाइंड करनी है हमने प्रोटॉन की, विच इज़ Fp। ठीक है, तो अब हमें फोर्स फाइंड करने के लिए क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला हमें पता है सॉल्यूशन, और फॉर्मूला हमारे पास, अगर हम फोर्स इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमारे पास Q1 × Q2 ओवर r²। ठीक है, और सेम अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 × Q2 ओवर r²। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को फाइंड करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो क्लियर हो जाए और चीज़ें। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, F = K एज इट इज़ रहेगा, Q1 और Q2, यानी कि Q का हम स्क्वायर लिख सकते हैं ओवर r² है। सेम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, यहाँ पे हम प्रोटॉन की बात करेंगे और ये Q का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि Q1 और Q2 हैं तो दोनों हमने जो है वो मल्टीप्लाई करा के इसको स्क्वायरिंग में कन्वर्ट कर दिया। इसकी एक क्या कंडीशन बन जाएगी, इसकी कंडीशन बन जाएगी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसकी कंडीशन बन जाएगी, इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, Q1 इलेक्ट्रॉन बराबर है Q2 इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, Q1 इलेक्ट्रॉन जो है वो Q2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। और यही बात अगर मैं प्रोटॉन के लिए करूँ तो ये दोनों चीज़ें किसके बराबर हो जाएंगी, ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी Q1 प्रोटॉन = Q2 प्रोटॉन के। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। और इसी तरह से फिर फोर्स की बात करें, क्योंकि ये चीज़, जब ये वाली चीज़ LHS और RHS दोनों बराबर हो गए तो दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो ये फोर्सेस भी बराबर हो जाएंगी। जब डिस्टेंस बराबर है, चार्जेस बराबर हैं, तो फोर्स भी बराबर की ही लगेगी। तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी F के। ठीक है, क्योंकि जब डिस्टेंस के बराबर है, चार्जेस के बराबर हैं, तो वो भी यानी कि फोर्स भी F के बराबर हो जाएगी। F = F हो जाएगा। दैट मीन्स के हमारे पास फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। नंबर 5 की बात करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, वो होगी पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी किसी फील्ड इंटेंसिटी पे तो वो हमेशा पैरेलल होती है। नंबर 5 का ऑप्शन है हमारे पास पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 है हमारे पास द वर्क डन ऑन द यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि Q1 जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली 1 कूलम के बराबर हो जाएगा। द वर्क डन ऑफ अ यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
ये छोटी छोटी डेफिनेशंस गिवन हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह के ही MCQs आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑप्शन ए। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 है हमारे पास द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इंक्रीज व्हेन दे कनेक्टेड इन। उनकी जो कैपेसिटर्स की जो एबिलिटी है, उसकी जो पावर है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। उसको हम इस तरह से सेट करें, अगर हम उसको पैरेलल सेट करेंगे तो हमारी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ सकती है। तो ऑप्शन यानी कि 7 में आपको यहाँ पे करवाती हूँ। 7 है पैरेलल अगर हम लगाएंगे तो हमारी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी। इट इज़ ऑप्शन नंबर 8 हमारे पास 2 कैपेसिटर्स ऑफ 8 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन द सीरीज देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज़। हमने बतानी है, इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे उसके बाद ही हम इसको बता सकते हैं। तो हमारे पास C1 और C2 ऑलरेडी गिवन है और उसने बोला है 8 माइक्रोफैरड है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं C निकालने के लिए। और उसने बता दिया है कि कौन सा सर्किट है, सीरीज सर्किट है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला लगाएंगे। 8 कर रहे हैं हम, गिवन डाटा लिखेंगे सबसे पहले। गिवन डाटा में हमारे पास आ जाएगा C1 विच इज़ 8 माइक्रोफैरड, ठीक है, और C2 भी सिमिलरली उसने बोला है 8 ही है माइक्रोफैरड, ठीक है। और हमने CE जो है बेसिकली वो फाइंड करना है, तो उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो CE अगर हम फाइंड करेंगे 1/C1 + 1/C2, CE इज़ इक्वल्स टू 1/8 + 1/8, ठीक है। इसका हम LCM लेंगे और LCM लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये CE इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका LCM लेने के बाद 2/8 हो जाएगा और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 1/4, ठीक है। अब ये हमारे पास 1/E साथ साथ चल रहा था, लेकिन हमें किसकी चाहिए, सिर्फ CE की चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, CE इज़ इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस हैं वो है हमारे पास 1/4 यानी कि ऑप्शन ए। ये वाला भी हमारा आंसर सही है और अगर ये इस तरह से लिखा हो तो ये भी हमारे पास सही है, ठीक है, दोनों ही एक बराबर हैं। उसके बाद नंबर 9 देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स, इसकी बढ़ेगी, कम होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी या अनचेंज रहेगी, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक लगा रहे हैं बिटवीन 2 प्लेट्स तो वो क्या करेगी, वो बढ़ जाएगी। नंबर 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 माइक्रोफैरड, यूनिट साथ लगाइएगा। नंबर 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद लास्ट है हमारे पास 10 है। इफ़ द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ डबल देन द कैपेसिटेंस विल बी। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ का एरिया डबल हो चुका है, यानी कि अगर हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, ठीक है, एरिया आ गया, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अगर हम इसको डबल कर दें, यानी कि ए को डबल कर दें, यानी कि एरिया डबल हो गया, तो वो हमारे पास क्या आएगा, तो वो आएगा C' आएगा। C' इज़ इक्वल्स टू 2 बाहर आ जाएगा, उसके बाद E0 A एज इट इज़ और D आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ऑलरेडी किसके बराबर होती है, ये चीज़ ऑलरेडी जो है हमारे पास इसके बराबर होती है। अगर मैं यहाँ पर लिख के दिखाऊँ आपको, A/D, सिंपली ये फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर हमने इसको डबल कर दिया है तो ये भी चीज़ ऑलरेडी हमारे पास C के बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएगा, C' इज़ इक्वल्स टू 2C हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला है। तो ये C इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, E0 A/D, और अगर हमने इसको डबल कर दिया है तो हमने C/ लिया था ताकि वो डिफ़र करे, यानी कि आपको फ़र्क पता लगे। तो ये हमारे पास डबल वाला फार्मूला आ गया। अब ये चीज़ जो है, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया और ये चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो गई, C के बराबर हो गई, और हमने इसकी जगह पे पूरे की जगह C पुट कर दिया, तो ये चीज़ इसके बराबर हो गई, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन जो है वो गिवन है
सी ऑप्शन डबल। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये एमसीक्यू समझ आए होंगे। इसको डिटेल में हमने समझा है, न्यूमेरिकल्स को साथ साथ सॉल्व किया है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।